साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिगत हिंदी व्याकरण के अत्यंत महत्वपूर्ण 40 प्रश्न, ये वह प्रश्न हैं जो विगत वर्ष किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, उनके साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो आज तेज़ी से इन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे हम। साथियों आप भी इस अभ्यास सत्र में हमारे साथ सम्मिलित रहेंगे। पहले हम प्रश्नों को पढ़ेंगे, आप उनके 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करेंगे। बाद में हम उत्तर बताएंगे, आपको हम 3 से 4 सेकंड का समय देंगे। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। देखते हैं प्रश्न 1। साथियों पहला प्रश्न है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, इसमें देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। साहित्यिक रूप से हिंदी का स्वीकार्य रूप, दूसरा विकल्प है लिखने पढ़ने की हिंदी, तीसरा विकल्प है बोलचाल की हिंदी और चौथा विकल्प है मध्यकालीन साहित्यिक पुस्तकों की हिंदी। तो इसके सही उत्तर का अनुमान आप लगाइए चारों विकल्पों में। साथियों इसका सही उत्तर क्या है, इसका अनुमान लगाइए आप। इसका सही उत्तर है साथियों, साहित्यिक रूप से हिंदी का स्वीकार्य रूप, विकल्प एक जो दिया है इसमें, साहित्यिक रूप से हिंदी का स्वीकार्य रूप, यही इसका सही उत्तर है। आइए देखते हैं प्रश्न 2। साथियों प्रश्न 2 है, ए ऐ वर्ण कहलाते हैं ओष्ठ, कंठतालव्य, मूर्धन्य और नासिक। सही उत्तर पर आप विचार करिए। सही उत्तर इसका क्या है साथियों, इसका सही उत्तर है विकल्प 2 कंठतालव्य। ए ऐ वर्ण कंठतालव्य वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। साथियों तेज़ी से आगे बढ़ते हैं जिससे आपका समय नष्ट न हो। और यहाँ आप देखें कि जो भी प्रश्न है अत्यंत महत्वपूर्ण है, किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए इनको ध्यान से देखिए, जिससे अगर प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं तो आप सही कर सकें। साथियों प्रश्न 3 देखते हैं, पेड़ से पत्ते गिरे वाक्य में कारक है संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। साथियों इसका सही उत्तर का अनुमान लगाइए आप पहले। इसका सही उत्तर साथियों है क्या, इसका सही उत्तर है विकल्प 4 अपादान कारक। विकल्प 4 अपादान कारक, पेड़ से पत्ते गिरे वाक्य में अपादान कारक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। साथियों प्रश्न संख्या 4 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रत्युत्पन्न मत में कौन सा उपसर्ग है, प्रति, प्रत्यु या कोई नहीं। 4 विकल्प दिए हैं, इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर का अनुमान लगाइए। साथियों प्रत्युत्पन्न मत में प्रति उपसर्ग लगा है, सही उत्तर है विकल्प 2 प्रति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5। साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, 28, 30, 40, 50। इसका सही उत्तर आप चयन कीजिए, सही विकल्प का अनुमान लगाइए। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 1 28। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या 28 है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों अगला प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनेक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। विकल्प 1 343 से 351 तक, 434 से 415 तक, 443 से 135 तक और 334 से 153 तक। साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प 1 343 से 351 तक। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7। साथियों प्रश्न संख्या 7 है, चौथाई शब्द में विशेषण है। चौथाई शब्द में विशेषण है आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण और अपूर्णांक बोधक विशेषण। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसका सही उत्तर का अनुमान आप लोग लगाइए। इसका सही उत्तर है साथियों क्या, इसका सही उत्तर है विकल्प 1 आवृत्तिवाचक विशेषण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों अगला प्रश्न है, देखिए तत्सम तद्भव से निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है। 4 विकल्प हैं, कृष, करोड़, कब्ज, कुंजी। सही विकल्प का अनुमान लगाइए। साथियों सही विकल्प है विकल्प 1 कृष। इसमें कृष जो है ये तत्सम शब्द है, बाकी सब तद्भव हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न, हल्दी शब्द का तत्सम रूप है। 4 विकल्प देखिए, हरद्रिका, हरिद्रा, हरिद्रा, हलिद्रा। साथियों इसका सही विकल्प क्या है, इसका सही विकल्प है साथियों, सही उत्तर है इसका विकल्प 3 हरिद्रा।
सही उत्तर है विकल्प 3 हरिद्रा। हल्दी का तत्सम रूप क्या है? हरिद्रा। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। साथियों प्रश्न संख्या 10 देखिए, इसमें पूछ रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य कौन सा है? विकल्प 1 देखिए, परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल होता है। विकल्प 2, बच्चे दौड़ रहे थे और अध्यापक पढ़ा रहे थे। विकल्प 3, प्रधानाचार्य का कहना है कि परिश्रमी सदैव सफल रहते हैं। विकल्प 4 है, स्कूल खुल गया और पढ़ाई भी शुरू हो गई। चारों वाक्यों पर विचार करिए और इसमें कौन सा मिश्र वाक्य है उस विकल्प का चयन करिए। साथियों इसमें सही विकल्प है विकल्प 3, प्रधानाचार्य का कहना है कि परिश्रमी सदैव सफल रहते हैं, यही इसमें मिश्र वाक्य है। आइए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है साथियों, वह घर पहुंचा तो माँ राह देख रही थी। तो इस वाक्य को देखिए, वह घर पहुंचा तो माँ राह देख रही थी। वाक्य में कौन सा वाच्य है? 3-4 विकल्प हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प का चयन करिए साथियों। इसका सही उत्तर क्या है? इस वाक्य में साथियों है कर्तृवाच्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। पहला वाक्य देखिए, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। दूसरा वाक्य है, भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है। तीसरा प्रश्न देखिए, श्री कृष्ण को अनेकों नाम से पुकारा जाता है। और चौथा है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो इसमें सही विकल्प का चयन करिए साथियों। इसमें सही विकल्प क्या है? इसमें सही विकल्प है साथियों विकल्प 4, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अनेक शब्द अपने आप में स्वयं बहुवचन है, इसलिए अनेकों का कहीं कोई औचित्य नहीं है। तो इसमें सही वाक्य क्या है? श्री कृष्ण के अनेक नाम है, यही सही वाक्य है विकल्प 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 साथियों, प्रश्न संख्या 13 ये भी वाक्य शुद्धि से संबंधित है। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? काशी सदैव, पहला वाक्य देखिए, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था। तीसरा वाक्य देखिए, वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से नहीं रोक सका। और चौथा वाक्य है, अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दीजिए। तो साथियों चारों विकल्पों पर विचार करिए, चारों वाक्यों को देखिए और उसमें देखिए कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। साथियों इसमें अशुद्ध वाक्य है पहला वाक्य विकल्प 1, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। काशी चूँकि स्त्रीलिंग है तो यह होगा काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। यहाँ देखिए ये पहला वाक्य गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 साथियों, सही वर्तनी वाला शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है, अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? चारों विकल्प देखिए, मुमूर्ष, मुमूर्षु, मुमूर्षु, मुमूर्षु। तो इसमें अनुमान लगाइए कौन सा सही है। इसमें साथियों सही शब्द है, सही वर्तनी वाला शब्द है विकल्प 3, मुमूर्षु। मुमूर्षु, ध्यान से इसकी वर्तनी देख लीजिए। माँ में उ की मात्रा, अगले माँ में ऊ की मात्रा और शा में उ की मात्रा। शा के ऊपर रेफ, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, प्रायः पूछा जाता रहता है। तो सही वर्तनी वाला शब्द क्या है? विकल्प 3, मुमूर्षु। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिग्भ्रम उदाहरण है, ये संधि से संबंधित प्रश्न है। दिग्भ्रम उदाहरण है किस संधि का? विसर्ग संधि का, अयादि संधि का, व्यंजन संधि का अथवा दीर्घ संधि का? साथियों दिग्भ्रम का विच्छेद करें तो क्या होता है? दिक् धन भ्रम। तो यह किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। सही उत्तर इसका क्या है? व्यंजन संधि। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, बहुत अच्छा प्रश्न है। द्वावपि का संधि विच्छेद होगा, यह भी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। द्वावपि का संधि विच्छेद होगा। पहला विकल्प देखिए, द्वधन आवपि, दूसरा द्वौ धन अपि, तीसरा विकल्प है द्वधन अवपि, चौथा है दाव धन अवपि। साथियों इसका सही विकल्प, सही उत्तर क्या होगा? इसका अनुमान लगाइए। इसका सही उत्तर होगा विकल्प 2, द्वौ धन अपि। ध्यान से देखिए, द्वौ धन अपि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, अनायास शब्द में समास है, समास संबंधित प्रश्न है। अनायास शब्द में समास है, तत्पुरुष द्वंद्व दिगु अव्ययी भाव।
सही विकल्प पर अनुमान लगाइए। सही विकल्प क्या है इसका? सही विकल्प पर अनुमान लगाइए साथियों। सही विकल्प इसका है अव्ययी भाव समास। अनायास में अव्ययी भाव समास है। क्यों? क्योंकि इसका पहला पद अन जो है वो अव्यय है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18। गौशाला में कौन सा समास है? ये भी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, अनायास भी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। साथियों गौशाला में कौन सा समास है? द्विगु द्वंद्व तत्पुरुष और अव्ययी भाव। विकल्प करिए, विकल्प का चयन करिए, अनुमान लगाइए। इसमें सही उत्तर है साथियों तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में प्रथम पद क्या होता है? गौड़ होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। तो गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, पर्यायवाची से है। दर्प का पर्यायवाची है। दर्प का पर्यायवाची है। 4 विकल्प देखिए। तिरस्कार, अहंकार, स्वाभिमान और गर्व। तो इसका सही उत्तर है साथियों क्या? अनुमान लगाइए। इसका सही उत्तर है विकल्प 2 अहंकार। दर्प का पर्यायवाची क्या है? अहंकार। चलिए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। बहुत रोचक प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी एक बार परीक्षा में ये भी आया हुआ प्रश्न है। द्रौपदी का पर्याय नहीं है। साथियों 4 विकल्प है। द्रुपद, सुता, याज्ञसेनी, पांचाली, रमणी। तो इसका सही विकल्प है साथियों क्या? इसका सही उत्तर विकल्प है विकल्प 4 रमणी। द्रुपद, सुता, याज्ञसेनी और पांचाली द्रौपदी के अन्य नाम हैं। रमणी जो है वो किसी भी स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है। तो रमणी इसमें सही विकल्प क्या है? रमणी। रमणी द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न संख्या 21 देखिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये है उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। चंद्रहास का पर्यायवाची है। 4 विकल्प है। चांदनी, पक्षी, मन्मथ और करवाल। साथियों सही विकल्प का चयन आप करिए, अनुमान लगाइए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने अपने पर्यायवाची वाले वीडियो में इसको पढ़ाया भी था। चंद्रहास का पर्यायवाची साथियों है करवाल। इसका सही उत्तर है विकल्प 4। चंद्रहास का अर्थ क्या होता है? तलवार, और करवाल का भी अर्थ होता है तलवार। तो इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प 4 करवाल। चलिए प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। अनुज्ञा का समानार्थी शब्द है। 4 विकल्प है। अजा, अवज्ञा, प्रज्ञा, अनुमति। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है साथियों विकल्प 4 अनुमति। सही उत्तर है विकल्प 4 अनुमति। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23। अधूत का समानार्थी है। अधूत का पर्यायवाची क्या है? अधृत, निडर, अकुल, अमूल। सही विकल्प का चयन करिए साथियों। इसका सही उत्तर है निडर। विकल्प 2 निडर। अधूत का समानार्थी क्या है? निडर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में किसका अर्थ पतवार भी है? 4 विकल्प देखिए। प्रश्न को ध्यान से देखिए। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जब आप परीक्षा में प्रश्नों को ध्यान से पढ़ते हैं तो अपने आप वो आधा उसका हल निकल आता है। तो प्रश्न को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित शब्दों में किसका अर्थ पतवार भी है? कान, कर्ण, श्रुति, श्रवणेंद्रिय। सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर है विकल्प 2 कर्ण। कर्ण जो है उसका एक पतवार का पर्यायवाची है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण। उन्मीलन शब्द का विलोम क्या होगा? उन्मीलन का विलोम शब्द क्या है? अवमीलन, निमीलन, मीलन, विमीलन। सही विकल्प पर विचार करिए साथियों। इसका सही उत्तर है विकल्प 2 निमीलन। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये, परीक्षा में, रेलवे की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। उन्मीलन का विलोम शब्द होगा निमीलन। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26। म्लान का विलोम शब्द होगा। म्लान का विलोम शब्द होगा मलिन, मृदुल, प्रफुल्ल, हर्ष। सही उत्तर क्या है इसका? इसका अनुमान लगाइए। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 3 प्रफुल्ल। ठीक है। म्लान का विलोम क्या होगा? प्रफुल्ल। चलिए अगला देखते हैं। बहुत चर्चित शब्द है और अनेक बार परीक्षाओं में आया हुआ, इसलिए इसको हमने सम्मिलित किया है। निषिद्ध शब्द का विलोम है विधि, विहित, निषेध और अनुमोदित। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 2 निषिद्ध का विलोम होता है विहित। निषिद्ध का विलोम क्या होता है? विहित। चलिए प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। साथियों प्रश्न संख्या 28 है। बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द है, यानी एक शब्दों के लिए एक शब्द वाला प्रश्न है ये। बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द है। निर्निमेष, 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 निर्निमेष।
इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प 4, निर्निमेष। यह बर्तनी शुद्धि से संबंधित प्रश्न हो सकता है, निर्निमेष। इसको ध्यान से देख लीजिए, बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या है? निर्निमेष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29, जो कठिनाई से समझने योग्य है के लिए एक शब्द है। बहुत ध्यान से प्रश्न को देखिए। जो कठिनाई से समझने योग्य है के लिए एक शब्द है। अगम, क्लिष्ट, दुर्बोध और दुर्गम। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 3, दुर्बोध। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से देख लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30, यह मुहावरा है। पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का अर्थ है। पेट में दाढ़ी होना मुहावरे क्या अर्थ है? छोटी आयु में बुद्धिमान होना, गुप्त बात छिपाना, भेद न लगने देना और कपटी होना। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 1, छोटी आयु में बुद्धिमान होना। पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का अर्थ क्या है? छोटी आयु में बुद्धिमान होना। अगला प्रश्न देखते हैं। आँख लगना मुहावरे का अर्थ है। आशंका होना, मृत्यु हो जाना, नींद आना, प्रेम होना। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प 3, नींद आना। आँख लगना का अर्थ क्या है? आँख लगना मुहावरे का अर्थ है नींद आना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 32, ये लोकोक्ति से संबंधित प्रश्न है। आग लगनते झोपड़ा, जो निकले सो आप। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? विकल्प 1 देखिए, बहुत नुकसान हो जाए तो बचा हुआ भी व्यर्थ है। विकल्प 2, नुकसान होते होते जो कुछ बच जाए वही सही है। विकल्प 3, नुकसान हो जाए तो बड़ा कष्ट होता है। विकल्प 4, आग लगने पर सब नष्ट हो जाता है। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 2। विकल्प 2, नुकसान होते होते जो कुछ बच जाए वही सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 33, साथियों प्रश्न संख्या 33 है। आँख का अंधा गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? विकल्प देखिए 4 विकल्प, जो अपना हित अहित न समझे। विकल्प 2 है मूर्ख किंतु धनी। विकल्प 3 है बिना विचार किए धन खर्च करने वाला। और विकल्प 4 है निरा मूर्ख। तो साथियों यहाँ सही उत्तर है इसका विकल्प 2, मूर्ख किंतु धनी। आँख का अंधा गांठ का पूरा का अर्थ क्या है? मूर्ख किंतु धनी। चलिए प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, अभी यह प्रवक्ता की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। बड़े न हुजे गुणन बिनु, बिरद बड़ाई पाए। कहत धतूरे सो कनक, गहनो गढ़ो न जाए। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, प्रतिवस्तुपमा, अर्थांतर न्यास और विरोधाभास। अनुमान लगाइए, इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प 3, अर्थांतर न्यास। क्या? विकल्प 3, अर्थांतर न्यास सही इसका उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35, यह भी अनेक बार पूछा गया प्रश्न है। जो तुम्हार अनुशासन पाऊँ, कंदुक यू ब्रह्मांड उठाऊँ। काचे घट जिम डारों फोरी, सकऊँ मेरु मूसक जिम तोरी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? शांत रस, अद्भुत रस, वीर रस और श्रृंगार रस। तो इसमें सही उत्तर साथियों क्या? विकल्प 3, वीर रस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। छंद की रचना किसके द्वारा होती है? 4 विकल्प है। गणों के समायोजन से, स्वर के समायोजन से, ध्वनियों के समायोजन से, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प 1, गणों के समायोजन से। छंद की रचना किसके द्वारा होती है? गणों के समायोजन से। या गण, तगण, नगण, जगण, मगण, भगण, आप जानते हैं ये गण हैं, इनके समायोजन से छंदों की रचना होती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पुनः इसको देख लीजिए। छंद की रचना किसके द्वारा होती है? गणों के समायोजन से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 37। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत दुर्लभ है, आपसे मैं बता दूं। छंद शास्त्र में दशाक्षर किसे कहते हैं? छंद शास्त्र में दशाक्षर किसे कहते हैं? विकल्प 1 देखिए, 10 वर्णों के समूह को। विकल्प 2, ल और ग वर्णों को। विकल्प 3, 8 वर्णों के समूह को। और विकल्प 4, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 2, ल और ग वर्णों को छंद शास्त्र में दशाक्षर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये।
अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, हिंदी शिक्षण से जुड़ा हुआ। व्याकरण सिखाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। व्याकरण के सूत्र कंठस्थ कराना, व्याकरण के नियमों पर आधारित अभ्यास कराना, पाठ के संदर्भ में व्याकरणिक नियमों को स्पष्ट करना और व्याकरण की अलग से पुस्तक पढ़ाना। तो साथियों, इसमें सबसे उपयुक्त विकल्प जो है वो विकल्प 3 है, पाठ के संदर्भ में व्याकरणिक नियमों को स्पष्ट करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी हिंदी शिक्षण से ही संबंधित है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। 4 विकल्प देखिए। प्रसिद्ध साहित्यकारों से परिचित कराना, साहित्यिक विधाओं से परिचय और व्याकरणिक नियम सिखाना, हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक पढ़ाना और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें सही विकल्प पर अनुमान लगाइए आप। साथियों, इसका सही उत्तर है साहित्यिक विधाओं से परिचय और व्याकरणिक नियम सिखाना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से देख लीजिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है साहित्यिक विधाओं से परिचय और व्याकरणिक नियम सिखाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और आज के वीडियो का यह अंतिम प्रश्न होगा साथियों। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत रोचक प्रश्न। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? यहाँ ध्यान से देखिएगा, प्रतिकूल की बात हो रही है। समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? विकल्प 1 देखिए, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। विकल्प 2, प्रिंट समृद्ध वातावरण भाषा सीखने में सहायक होता है। विकल्प 3, व्याकरण का नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास तीव्रता से होगा। विकल्प 4 है, बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प 3, व्याकरण का नियम सिखाने से बच्चों का भाषा का विकास तीव्रता से होगा। यह भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। तो साथियों, आज आपने तेजी से इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का अभ्यास किया। उम्मीद करता हूँ ये आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। साथियों, एक निवेदन मैं करना चाहूँगा कि यदि आपको हमारा यह प्रयास, हमारा यह संकलन, हमारी ये कोशिश पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने से शेयर करें। हम वादा करते हैं कि आपके लिए ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ अध्ययन सामग्री, अत्यंत महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री आपकी परीक्षा की दृष्टि से विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का अभ्यास लेकर आपके लिए उपस्थित रहेंगे। तो फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।